नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका न्यूज रूम लाइव। आप देख रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, मेरे साथ शिववन शर्मा स्टूडियो में मौजूद है। आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। रविवार का दिन, लेकिन आप खबरों से बाखबर रहें, ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आज विस्तार से खबरों पर जाएं, चर्चा करें, मेहमान और संवाददाता में ज्वाइन करें। फॉर्मेट के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ आगे बढ़ना होगा और शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में से एक यानी इलेक्शन कमीशन पर सबकी नजरें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी इसी साल 2027 से पहले 2026 का ये साल बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के दृष्टिकोण से। और सबकी नजरें इस बात पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि कब कब कितने चरणों में कहां पर चुनाव होंगे। और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहला चुनाव, जिसमें 2 बड़े राज्य हैं, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। शिववन, बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी राज्यसभा को लेकर, जहां पर राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा से 82 ऐसे एमएलएज हैं, 82 विधायक हैं जिन्हों की पारादीप भेज दिया गया है। क्या है ये पूरी खबर, वो आपको विस्तार से बताएंगे। जम्मू कश्मीर की सीमा प्रांत यानी उड़ी सेक्टर भी आपको ले चलेंगे, जहां थोड़ी देर पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन इस समय चल रहा है, जब आपको अपडेट दी जा रही है। और एक घुसपैठिया अभी तक मारा जा चुका है पाकिस्तान की तरफ से। 2 से 3 आतंकियों का एक समूह जो कि सीमा के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, और इस बड़े मंसूबे को नाकाम किया गया सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। थोड़ी देर में पूरी जानकारी हमारे संवाददाता नॉर्थ कश्मीर के उड़ी बारामूला सेक्टर से हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी मिडिल ईस्ट के हवाले से, जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार एक स्टेट ऑफ टेंशन, वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। तमाम जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। कहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, वो आपको अपडेट। न्यूज रूम लाइव में मिडिल ईस्ट के उस तनाव पर भी चर्चा करेंगे जहां आज दिन गुजर गए हैं 16। कहीं युद्ध जाकर समाप्त होगा, इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। मिसाइल हमले, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स एक दूसरे पर की जा रही हैं। 2200 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और ताजा कार्रवाइयों में कुछ बड़े दावे किए गए हैं। अब उन दावों के पीछे सच्चाई क्या है, और जो मिथ है, क्या सोशल मीडिया को मिथ हकीकत में बदल सकता है, उसको कुछ आंकड़ों के साथ और ग्राफिक्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सारी खबरों पर थोड़ी देर में हम जाएंगे, मगर शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे न्यूज रूम लाइव में। और जहां सीमावर्ती इलाकों की बात कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर इस समय कार्रवाइयां चल रही हैं, उस तरफ चलेंगे। चुनावों का आप कह लीजिए का एक तरह का माहौल है, एक मौसम है 4 से 5 राज्यों में, उस पर चलेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ होगी। उत्तरी कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां खबर थोड़ी देर में आ रही है कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, मगर उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब कब कितने चरणों में चुनाव होंगे, और इन 5 राज्यों के अंदर चुनावों की तारीखों का ऐलान ठीक 4 बजे आज शाम समय निर्धारित कर दिया गया है। सीईसी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है, या ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि केवल चुनाव नहीं है, चुनावों तक सीमित नहीं है। जनता की राय जो इससे पहले आपके सामने आती थी कहीं पर वोटिंग के जरिए, अब फर्क ये होगा कि करोड़ों लोग इस बार वोटर लिस्ट से बाहर चले गए हैं। एसआईआर की इस प्रक्रिया के बाद यह पहला चुनाव 5 राज्यों के अंदर, जिसमें सबसे ऊपर जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, नंबर 1 असम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल। और आज निर्वाचन सदन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 4 बजे की जाएगी। रूपाली, शिववन। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के अंदर चुनावों का ऐलान होगा। ये 5 वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 4 बजे समय निर्धारित किया गया है। और 4 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर की तारीखों का ऐलान संभावित तौर से हो सकता है और पता चल जाएगा कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के अंदर चुनाव कब होंगे। आपको बता दें कि बंगाल, असम, तमिलनाडु में 2-2 फेज में, और केरल, पुडुचेरी और बाकी जो एरियाज वहाँ पर एक सिंगल फेज के अंदर चुनाव करवाए जाने के आसार हैं, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का एरिया, अगर हम आंकलन इसका करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ एक एरियाज के अंदर 2 फेजेस में इलेक्शंस होंगी, यानी कि 2 दिन अलग अलग वोटर्स जो हैं अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपना अपना मत जो है वो रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इन 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और 2021 के अंदर इन सभी 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। यानी कि 2021 के अंदर ये चुनाव हुए थे, लेकिन अब 2026 के अंदर इसके चुनाव का ऐलान आज होगा। और 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनमें एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां पर लगभग
60 लाख ऐसे लोग हैं जिनके की नाम काटे गए। और फिर केरला थर्ड नंबर पर आएगा 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोगों के नाम एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान इनके नाम काट दिए गए। और मतदाता सूची जो एक फाइनल वोटर लिस्ट निकलकर सामने आई उसमें कुछ एक लोगों के नाम कट चुके हैं। असम में स्पेशल रिवीजन जो है वो करवाया गया था और तमाम एरियाज के अंदर भी करवाया गया और कहीं ना कहीं एक चर्चाओं का विषय, सड़कों से सोशल मीडिया और संसद तक ये तमाम हमने बातें भी देखी। लेकिन अब इंतजार है 4 बजे का। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कि ऐलान होगा इन 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के चुनाव का। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव इसी साल होने हैं और ये साल चुनावी दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। और चुनाव पर ये जो प्रेस वार्ता होने जा रही है आज शाम 4 बजे होगी, तो याद रखिएगा कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की तरफ से रविवार का दिन शाम 4 बजे का समय चुना गया है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ताबिश कमाल के पास चलेंगे। ताबिश, क्या तैयारियां हैं दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से, प्लस इस बार के चुनाव जो हमने शुरुआत से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में जहां हमने देखा कि जिस हिसाब से नतीजे आए, जिस हिसाब से वोटिंग हुई एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसलिए चुनाव को ज्यादा अहमियत इस बार दी जाए इन 5 राज्यों में। बिल्कुल, देखिए आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, पांचों के आज विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग शाम 4 से 5 बजे के बीच चुनावी कार्यक्रम को लेकर के दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की तरफ से इस बार जो मतदान है वो कम चरणों में पूरी प्रक्रिया कराने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले बहुत ज्यादा चरण होते थे उनकी संख्या कम हो सकती है। पिछली बार अगर देखें तो 8 चरणों में मतदान हुआ था, यानी 8 ऐसे चरण थे जिनमें अलग अलग तरीके से मतदान किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और उसके अलावा केंद्र शासित जो प्रदेश है पौंडीचेरी और केरल, इन 5 राज्यों में जो इलेक्शन के जो चरण होंगे उनकी जो संख्या है वो कम करने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए आसाम, पश्चिम बंगाल का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आसाम में बहुत महत्वपूर्ण 2-3 त्योहार आने वाले हैं जो आसाम की कहीं ना कहीं आसाम की संस्कृति और सभ्यता में झलकाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग इन सबको देखते हुए तैयारियां कर रहा है। कुछ समय पहले ही सीईसी जो है ज्ञानेश कुमार वो पश्चिम बंगाल गए थे, वहां का उन्होंने दौरा किया था, अधिकारियों से बातचीत की थी। इस दौरे का जो मुख्य उद्देश्य उनका था वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना और जमीनी हकीकत को परखना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के दौरान वो पश्चिम बंगाल में खुद मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अलावा आसाम, केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, ये 4 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी हैट्रिक की कगार पर खड़ी हैं, वहीं केरल में जो वाम दल हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदर्शन किया, नगर निगम की एक सीट पर मेयर जिता करके लाई है। कांग्रेस पार्टी भी वहां पर पूरी दमखम से लगी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद है, उससे पहले राहुल गांधी सांसद थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही। तमिलनाडु में फिलहाल में देखा जाए तो गठबंधन की सरकार है। पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोशिश रही कि सरकार को रिटेन किया जा सके। तो ऐसे में जो 5 राज्य हैं सबका भौगोलिक और राजनीतिक जो परिवेश है पूरी तरह से अलग है। हालांकि चूंकि जो चुनाव है जो साउथ में जब चुनाव होता है तो राजनीतिक समीकरण बड़े बदले बदले नजर आते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो चुनाव है वो धार्मिक राजनीतिक अलग अलग समीकरणों के हिसाब से होता है, लेकिन साउथ का जो चुनाव होता है वो बड़े अहम मुद्दों पर चुनाव की। तो बिल्कुल अब 4 बजे का इंतजार रहेगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन इसी बीच बात जरा मिडिल ईस्ट को लेकर करेंगे, क्योंकि आज 16वां दिन है और 16वें दिन भी लगातार धमाके, बमबारी की आवाजें और अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से चलेंगे, लेकिन अभी तक की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे, जहां पर ईरान पर इजराइल का एक बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में आपको बता दें कि तेहरान में
स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लंबी जंग की तैयारी करने में तीनों देश जुटे हैं, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान। लंबी जंग की तैयारी करने में ये तीनों देश हैं और आखिरकार ये जंग कब तक चलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम चुने गए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि ये दावे किए गए थे इजराइल की तरफ से और यूएसए की तरफ से कि ईरान के जो नवनियुक्त वहां के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनेई, जो कि अली खामेनेई के बेटे हैं, बड़े बेटे, वो इंजर्ड हुए हैं अटैक्स के अंदर। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से और ईरान की मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हम खून देने को तैयार है लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये भी ईरान का कहना। और इस वक्त खबर ये है जो आईडीएफ की तरफ से भी एक्स पर एक बयान जारी किया गया है कि राजधानी तेहरान के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हवाई हमले करके ईरान के जो सैन्य ढांचे थे उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली वायुसेना ने यह दावा किया है कि इस हमले में ईरान का मुख्य स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हुई है। इसके अलावा एक हवाई हमले की लहर में तेहरान में स्थित जो ईरानी शासन के दर्जनों बुनियादी ढांचे हैं उसको टारगेट करने की बात कही जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण निशाना वो स्पेस सेंटर था जिसमें कहा जा रहा था कि ऐसी रणनीतिक प्रयोगशालाएं मौजूद थी जो डिफेंस सैटेलाइट के विकास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और इन सैटेलाइट्स का उपयोग मध्य पूर्व में निगरानी और हमलों के लिए दिशा निर्देश देने में किया जाता था। साथ साथ इसके अतिरिक्त इजराइल ने ईरान के हवाई रक्षा तंत्र यानी एयर डिफेंस अरे को भी बनाने वाले जो एक प्रमुख फैक्ट्री है उसको ध्वस्त करने का दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में ईरान ने अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को फिर से खड़ा करने और उसे सुदृढ़ करने की क्षमता में काफी हद तक इजाफा किया था जिसको कमजोर कर दिया गया है। यह हमला ईरान के उस सुरक्षा कवच पर सीधा वार है जो उसे हवाई खतरों से अब तक बचाता भी रहा है। एसएस पठानिया जी हमें इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, मिडिल ईस्ट की इस सारी स्थिति पर लगातार उनकी भी नजर है। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सर ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ते से ज्यादा 2 हफ्तों तक ये वॉर खिंच सकती है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आगे जा रही हैं अब तो दोनों तरफ से खुलकर इनकार किया जा रहा है कि सीज फायर पर कोई बात नहीं होगी और एक दूसरे के सामने जो शर्तें रखी जा रही है वो भी मानने से इनकार किया जा रहा है। किस तरफ पूरे मिडिल ईस्ट और उन तमाम देशों को आप जाते हुए देख रहे हैं जो डायरेक्टली एक तरह से प्रभावित हुए हैं इस वॉर से? पठानिया जी। आसिफ जी, अगर हम बात करें कि ये 4-5 दिन के अंदर जो क्यास लगाए जा रहे थे कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ईरान इज नॉट ए स्मॉल नेशन। उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, एयरफोर्स भी ठीक ठाक थी, ड्रोन्स बहुत हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हैं, क्रूज मिसाइल्स बहुत। तो ये 4-5 दिन में तो खत्म होने वाला नहीं था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका या इजराइल ने ये कभी भी प्लान नहीं किया था कि उनके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन किया जाए या बूट्स ग्राउंड के ऊपर लाया जाए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं चीन, चाइना और रशिया उनकी मदद कर रहा है और वो भी साबित होना शुरू हो गया है। इनकी जो एड है चाइना और रशिया की, इनको पहुंचना शुरू हो गई है। सो ये 4-5 दिन में खत्म होने वाला नहीं था और ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि कम से कम 3-4 हफ्ते चलेगा। मैं यहाँ पर ईरान की जो रेजिस्टेंस है या उनकी जो लड़ने की क्षमता है उसकी तारीफ करता हूँ कि इतने ऑड होने के बाद 2 नेशन जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, यूएस और इजराइल, उनके साथ वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। अभी सवाल ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी। देखिए, मेरे को नहीं लगता है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान का जो आर्सनल्स है या उनके स्टॉक पाइल अगर हम बात करते हैं मिसाइल्स जी, वो तकरीबन 75% या 60% के करीब खत्म हो गया हो। और आपने ये इसलिए देखेंगे कि अभी इनके जो अटैक हो रहे हैं वो ना सिर्फ इजराइल के ऊपर हो रहे हैं बल्कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी इन्होंने 1000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन जो है लॉन्च कर दी है। और उससे जो उनको भी टारगेट कर रहा है, उनके ना सिर्फ बेसिस को जहां पे यूएस से प्रेजेंट था, उनके जो डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स हैं उसके बहरीन में हुआ था ये,
उनकी जो पावर स्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उनकी पोर्ट्स पे अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है इन कंट्रीज को, जो अपने आप को जीसीसी कंट्रीज बोलती हैं, कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहा है ये। जी। अभी खर्क की आप बात कर रहे थे कि वहां पे अमेरिका ने अटैक किया है, वो एक मैसेज था कि अगर आप अभी भी सरेंडर नहीं करते हैं तो आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। और देखिए दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि इनके राष्ट्रपति ने 3 शर्तें रखी हैं कि हम जो है आपसे तभी सुलह करेंगे जब आप ये 3 शर्तें मानेंगे, कि आप हमें गारंटी दीजिए, आप हमें युद्ध का हर्जाना दीजिए, उसके बाद पर्शियन गल्फ से आप अपनी बेसेस निकालिए। ये अमेरिका मानने वाला नहीं है। और एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास, देखिए अटैक तो यूएसए और इसराइल ने किया है, इनिशिएटिव उनका था, उनके अपने पर्पस थे जो वो अचीव करना चाहते थे। और उनका सबसे बड़ा जो पर्पस था वो ये था कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट किया जाए। खत्म किए, कि इसराइल की जो एग्जिस्ट है वो बना रहे। दूसरा वो ये चाहते थे इनकी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं, रशिया या चाइना कितनी मदद कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएसए की सॉइल पे हिट करती हैं तो यूएसए वो कभी भी नहीं जाएगा। तो उनका एक लक्ष्य यह था कि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल बनाने की जो क्षमता है, उसको जितना नष्ट कर सकते हैं उसको उतना नष्ट किया जाए। उसमें लेकिन वो सर काफी अब हद तक देखना ये भी सक्सेसफुल है हो कि चुके हैं। मिसाइल्स और ड्रोन्स के अभी साथ साथ साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर का। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर जो है आजकल इसका चलन है। जो भी कंट्री लड़ाई में जाती है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को यूज करती है। इसके अंदर ना सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, प्रोपोगंडा होता है, इकोनॉमी आ जाती है, साइबर वॉरफेयर आ जाता है, उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है और चाइना जो है इसका मास्टर है। आई एम वेरी श्योर कि बैकड्रॉप के ऊपर चाइना कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रहा है एज रिगार्ड हाइब्रिड वॉरफेयर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न। एक चीज लास्ट तभी में, आप एक देखेंगे चीज कि और भी ये सर अपनी आपसे जानना चाहेंगे, इन हालात में जब दोनों तरफ से कोई मान ना रहा हो, रास्ता क्या आपको नजर आता है? अगर एक भी कह रहा हो कि मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, और जाहिर सी बात है जिनका सुप्रीम लीडर पहले ही दिन मार दिया जाए वो कैसे अगले दिन कंटिन्यू इस 14-15 दिन की लड़ाई में, समझ आता है कि वो भी किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नुकसान जबरदस्त तेल अवीव के अंदर हुआ है, इसराइल की खुद रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो गई हैं। ये जो दबाव ट्रंप पर विद इन कंट्री भी बन रहा है, जो इंटरनली उन पर कांग्रेस से, सेनेट से, यहाँ तक कि नेवी और आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशियल्स और जो अभी करंट सर्विस में हैं, वो तमाम लोग भी दबाव बना रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा किसी हद तक, या ट्रंप अपने हिसाब से फैसले लेंगे? जिसमें ऐसा लग रहा है कि उनके और जो डिफेंस सेक्रेटरी के बयान है उसमें भी बीच में विरोधाभास है। देखिए जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल हैज टू सफर बिकॉज दे आर डायरेक्टली एंगेज इन द वॉर। जी। इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एनर्जी सेक्टर के अंदर जो क्राइसिस आ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया जो है वो क्लैप्स हो रही है। और जब एनर्जी सेक्टर के अंदर ये क्राइसिस जब तक रुकेंगे नहीं, और आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से ईरान अपनी जो नेबरिंग कंट्री उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो 20% दुनिया का ऑयल जो आ रहा है, आप ये देखिए कितनी महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिकल कोलैप्स की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। नॉट ओनली इजराइल, ईरान और यूएसए, और यूएसए से इंसुलेटेड है because US is not being affected by the shortage of oil. They are self-contained. वेनेजुएला लेने के बाद तो और ज्यादा कंफर्टेबल है। रशिया जो है इसका बहुत बड़ा गेनर है when it comes to oil. उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, वो अपने युद्ध को सस्टेन करेंगे। तो सिचुएशन इज मोर आई वुड से डाइसी एज रिगार्ड द एनर्जी क्राइसिस। और आप देख रहे हैं हम भी उसमें अभी कहीं ना कहीं आ चुके हैं। गैस प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया पे आप देखेंगे कि गैस के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ब्लैक में मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। और ये अगर बहुत देर तक चलता रहा तो आप इमेजिन कीजिए कि जो देश इससे प्रभावित हैं, there are about I think 60 countries which are having severe crisis because of this. उसके बाद मॉडरेट आ जाती हैं 15-16 के करीब, अगेन 60 आर देयर व्हिच आर स्लाइटली अफेक्टेड। तो ये जो सिचुएशन है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एंड द वर्ल्ड कैन गो इनटू ए रिसेशन, एंटायर वर्ल्ड कैन गो इनटू रिसेशन
if this war continues. अभी उस तरफ देखिए आपकी इन्होंने जो हार्मस स्ट्रीट के अंदर जो इन्होंने अभी माइन लगाना शुरू कर दी है ईरान वालों ने, बिल्कुल। और रशिया जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज से कि आप हमें वॉरशिप भेजिए ताकि हम उसको जो है खुला रख सकें। कल को यूएसए के पास इतनी पावर है कि वो हार्मस स्ट्रीट का ब्लॉक कर सकता है, और अगर हार्मस स्ट्रीट जो है यूएसए ब्लॉक कर देता है तो ईरान के अंदर सप्लाई कहां से आएगी, राशन कहां से आएगा? तो ये सारी चीजें उनको सोचनी पड़ेंगी, और ये सिर्फ आप अपने ब्रेवोडो के ऊपर ये नहीं आप कर सकते हैं कि आप, और इन्होंने ईरान ने मेरे हिसाब से यूक्रेन से कोई लेसन भी नहीं सीखा है। वो 4 साल का जो लड़ाई हुआ है उसमें यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अभी ईरान किस तरफ जाता है, कितनी देर ये वॉर चलता है, बीच में कोई नेगोशिएशन कराता है या नहीं कराता है, वो I cannot predict it. Let's see how it unfolds in time to come. ठीक है, एसएस पठानिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जब मिडिल ईस्ट की बात हो रही है तो ज़रा कुछ और ब्रेकिंग भी प्ले कर दीजिएगा। अब एक बड़ी बैठक हुई है, उस मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू गायब रहे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर आर पार के मूड में राष्ट्रपति ट्रंप नजर आ रहे हैं। हरमुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए हो सकता है कि वो अपना जो युद्ध तोप है वो भेजें, वॉरशिप्स को भेजा जाए, लेकिन फ्रांस, चीन, जापान और ब्रिटेन से भी सहयोग मांगा जा रहा है। और ये वही अमेरिका है जो अपनी सुप्रीमेसी जबरदस्त तरीके से बताना चाह रहा था, या उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। और ये याद रखिएगा कि हरमुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए कोई देश युद्ध तो भेजेगा या नहीं। ईरान और इजराइल के जहाजों को रोका जा रहा है तो दुनिया के बाकी देशों के लिए उनने रास्ता बंद नहीं किया है। ये सुरक्षा कवच है, लेकिन सुरक्षा के कारणों के हो सकता है कि बहुत सारे देश इस एरिया में आने से अभी थोड़ा परहेज भी कर रहे हैं, नुकसान हो सकता है। लेकिन ईरान के मुताबिक चाहे वो इजराइल हो और अमेरिकन हो, दोनों को किसी भी तरीके से इजाजत नहीं मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की। रेस्ट किसी के लिए रास्ता बंद नहीं। अब्बास अरागची को सुनिएगा, विदेश मंत्री हैं ईरान के। Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. Just as an example, 2 days ago, the United States attacked one of our, banks. They are doing, they are attacking our, cities and our and civilian targets. They attacked a school in Minab. It is very well known for the whole world. They have attacked some hospitals. 2 days ago, they attacked a bank of Iran. A building belongs to a bank, and so we decided to retaliate in kind with the building in two cities around us. So what we are doing is only the principle of an eye for an eye, which is very well known. विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है, भारत समेत कई देश जो तेल संकट से गुजर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बहुत सारे देशों के लिए बड़ी है। इस बीच खबर ये भी है कि वॉर काउंसिल बैठक में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुआ करते थे, उस बैठक में वो इस बार नहीं थे। तो क्या वो जो 9 तारीख को हमला हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, बेंजामिन नेतन्याहू उसमें मारे गए हैं, घायल हुए हैं या कहां लापता है, इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो रही है। इधर आईडीएफ की तरफ से भी कल एक ट्वीट आया और बाद में उसे डिलीट कर दिया गया।
कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जिसका मतलब था कि सोशल मीडिया पर जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि पीएम आखिर हैं कहाँ, जिंदा हैं या नहीं, तो कम से कम उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। दूसरी ये तस्वीर, ये इजरायली कार्ड्स है, डिफेंस मिनिस्टर जो बीच में ब्लैक स्वेटर में बैठे हैं, दाएं बाएं उनके एयर चीफ मार्शल्स हैं, जो आपको यही वो 7-8 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कब ईरान पर कैसे और किस तरह किन का इस्तेमाल करके हमला किया जाएगा। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री की जगह बैठे हैं और आज तो नेम प्लेट्स भी कमांडर्स की छुपाई जा रही हैं, जो अक्सर होता नहीं है। वॉर काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता खुद हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का 6 दिन से कोई अता पता नहीं। हर 2 घंटे में एक ट्वीट, एक वीडियो उनका आता था, वो भी नहीं आया। और फिर एक वीडियो जिसमें कल बयान जारी किया गया, जो बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो आया, जिसमें बाद में पता चला कि वो AI से बनाया गया वीडियो था, जिसमें उनके दाहिने हाथ की 6 उंगलियां थी, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने देखा तो उसमें 5 उंगलियां नजर आ रही थी। प्लस वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि IDF की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा हुआ है कि मोसाद के डायरेक्टर के बाद, उनके डिफेंस सेक्रेटरी के बाद शायद प्रधानमंत्री भी हमले में चल बसे हों। इसकी पुष्टि केवल होना बाकी है और इस बीच सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या ये अटकलें सही हैं, दुरुस्त हैं, इसका अनुमान लगा पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल में सेंसरशिप है, वहाँ टोटल ब्लॉकआउट है, जहाँ वीडियोज़ और पिक्चर्स क्लिक करने पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी मृत्यु का दावा गलत है, वो बिल्कुल ठीक है। और वीडियो में 6 उंगलियां दिखने के बाद मौत की अटकलें थी, लेकिन जैसे आसिफ ने कहा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बनाई हुई वीडियो थी। और इजराइल का बड़ा दावा, क्योंकि वॉर सिचुएशन 16वें दिन पहुंच चुकी है, पहले ही दिन हमने देखा कि 28 फरवरी का वो दिन था जब खामेनेई की मृत्यु हुई, और अब नेतन्याहू की मृत्यु को लेकर बड़े दावे। लेकिन इसी बीच में इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर और तमाम चैनल्स और वेबसाइट्स के अंदर ये पब्लिक डोमेन में लाया गया है कि नेतन्याहू जंग के बीच में बिल्कुल ठीक है और नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये कहना है इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स का और इजरायली जो भी डिफेंस के अंदर या फिर जो वहां के अधिकारी बैठे। चलिए अब जरा एक और खबर आपको प्रोटेस्ट की दिखाएंगे कि प्रदर्शन इजराइल में कैसे शुरू हुए। नुकसान काफी ज्यादा है। अब वो जो बंकर जो आम लोगों के लिए बनाए गए थे वो भी सुरक्षित नहीं है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल 100 से 200 मीटर जमीनों के अंदर चली गई, जिसमें अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके बाद लोग सड़कों पर आए हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ गई हैं। तेल अवीव से लेकर कई शहरों तक हंगामा मचा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी बदले। विरोध प्रदर्शन के बीच लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से करना पड़ा। और याद रखिएगा, ये वो समय है जब सरकार 4 से 5 ग्रुप्स के साथ बनी है। और ये तस्वीरें उन शहरी इलाकों की है जहां पर 450 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इस बीच आगजनी की खबरें बहुत सारी जगहों से हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकारी इमारतों की तरफ मार्च करके उनको घेरा गया। अब अगली जो तस्वीर आपके सामने आई वो बड़ी दिलचस्प है, उस हिस्से की जहां बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। उस घर पर मिसाइल लगने के बाद दाएं बाएं तमाम इलाकों को सील किया गया। सड़कों पर लोग आए। ये दूसरी तस्वीर प्रदर्शन की। सरकारी नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया और बढ़ता जन आक्रोश, कई एक जगहों पर हिंसक झड़पों की तरफ भी हमने देखा। तेल अवीव में हालात बेकाबू हुए। प्रदर्शनकारियों का ये बड़ा मार्च था। उग्र प्रदर्शन के दौरान अब तक 6 लोगों के मारे जाने की भी खबरें इस वक्त चैनल 12 के माध्यम से इजराइल की तरफ से आ रही हैं। בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי זהו. זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. לא סבבה. אנחנו סגיזים. לא, אתה חושב, תפר עליך. לא עובד. ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल ने लोगों से बंकरों में शरण लेने की एक बार फिर से अपील की, क्योंकि इसकी जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं तेहरान से। और सीधी बातचीत के लिए इजराइल से लेबनान भी तैयार हो गया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने शाहिद ड्रोन को
अभी शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इन ड्रोन्स को किसी जगह पर वो न्यूट्रलाइज कर पा रहा है या नहीं, लेकिन लोग जो बंकर्स में थे, बहुत सारे लोग बाहर भी निकलते हुए फिर देखे गए जो प्रदर्शन के लिए आए, उन लाखों लोगों को वापस उन बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि जो लोग बंकर से बाहर हैं वो लोग वापस बंकर्स के अंदर घुस जाएं। चलिए, महायुद्ध पर ये नॉनस्टॉप कवरेज जारी रहेगी, लेकिन समय हुआ है कुछ और खबरों की तरफ रुख करने का और आपको लिए चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। सीमावर्ती इलाके में एक बड़े ऑपरेशन की खबरें इस वक्त शिफर मिल रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उरी के अंदर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है, एक इंट्रूडर को मारा गया है। बुछार में ऑपरेशन DG2 जो है वो लगातार जारी है। पुंछ में ऑपरेशन शेरी कला के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। ओवरऑल जो यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर घुसपैठ की ये दूसरी कोशिश है जिसे नाकाम किया गया है और कुछ यहाँ पर इनपुट्स के आधार पर कुछ ऐसी खबरें मिल रही थी जिसके चलते कि सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे थे। चाहे हम सांबा का रामगढ़ सेक्टर की बात करें जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है, कठुआ की बात करें, हीरानगर, यहाँ पे पुंछ राजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर उड़ी की बात करें, ये तमाम वो एरियाज है जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं या फिर जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में घुसने की लगातार कोशिश करते हैं और इसी कोशिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हाथ लगी है, जहां पर कई ऐसी इंक्रीमेटिंग चीजें हैं जो कि बरामद हुए हैं, गोला बारूद, पिस्टल और अन्य चीजें पुलिस के हाथ लगी है। ये एक व्यक्ति जिसे कि मार गिराया गया है या फिर और 2 से 3 व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और अगर अभी की अगर बात करेंगे तो सेना की तरफ से कहा गया कि किश्तवाड़ और बाकी की जो एरियाज हैं वहां पर आतंक का खात्मा हुआ है। 326 दिनों के अंदर 7 आतंकियों को मारा गया है, ये दावे सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करेंगे तो अभी भी तमाम इन सक्सेसेस के बाद, ये बड़ी कामयाबियों के बाद भी लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल और ये तमाम एरियाज को अच्छे तरीके से खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। चलिए सीधा उड़ी आपको ले चलते हैं। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या जानकारी है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल आसिफ, इस वक्त भी ये ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पे ये बुजुर्ग का इलाका है, यानी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, हाजीपीर सेक्टर इसको कहा जाता है। और वहाँ पे 14 और 15 दरमियानी रात को जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है नाकामयाब बनाया गया। पहले से यहाँ पे शक शुबा था, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे जम्मू कश्मीर पुलिस को, हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग एजेंसियों की जानिब से जो है इस ऑपरेशन को वसी किया गया। और इस वक्त भी मौसम भी नासाजगार है और इसके चलते ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। कितना टाइम लगेगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बताया जाता है एक जो मिलिटेंट है उसको हलाक करने का दावा किया गया और इस वक्त वहां पे उन जंगलात में उस इलाके में जो है ऑपरेशन चल रहा है। और देखा जाए इसमें फौजी फौज के साथ साथ चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG या दीगर जो फौजी आर्मी जवानों के हवाले से बात करें जो इस इन्फिल्ट्रेशन बिड में लगे हुए हैं। बिलखुसूस देखा जाए इस वक्त मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है, बारिशें लगातार जारी है और बताया गया 14 और 15 दरमियानी रात को जब इनपुट आए थे और उसके बाद जब मिलिटेंट सरहद के इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनको रोका गया, उस वक्त उनकी जानिब से जो है हमला किया गया फौज के ऊपर। हालांकि इस जवाबी कार्रवाई करते हुए फौज की जानिब से ये कहा गया एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। 15 क्रॉप्स की जानिब से, यानी कि चिनार क्रॉप्स की जानिब से जो है अभी थोड़ी देर पहले एक्टिवेट भी किया गया, बताया गया। फिलहाल जो है ये ऑपरेशन जारी है। इसमें इरशाद, जिस एक मिलिटेंट की तस्वीर भी शेयर की गई है, क्या उसकी शनाख्त हो पाई है, पहचान हुई है? और ये जो बॉडी रिकवर हुई है ये इन्फिल्ट्रेटर था, बाकी लोगों का कोई ग्रुप था, कितने लोग साथ थे, ये कंफर्म किया एजेंसीज ने अभी तक? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले फौज के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बताया जाता है 2 से 3 का ये ग्रुप था। हालांकि ये सरहद के इस पार आने की फिराक में थे जब इनको रोका गया, उसके बाद वहां पे गोलियां चली और इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। हालांकि बताया गया वहां पे कुछ सामान जो है वो रिकवर किया गया। इसमें AK राइफल के साथ साथ पिस्टल, मैगजीन, दीगर जो गोलियां हैं वो वहां पे
जो रिकवर किया गया। फिलहाल ये जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जो है वो लगातार इस सरहदी कस्बा उड़ी के लाइन ऑफ कंट्रोल में जारी है। चीज देखिए, अभी एक व्यक्ति को जो है अभी फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है, जो एक यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि ये पूरे ग्रुप ऑफ टेररिस्ट हो या फिर और भी कई सारे इन्फिल्ट्रेटर्स इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हो। उससे एक चीज को लेकर इन इनपुट्स के आधार पर किस तरीके से अलर्ट मोड पर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर खास तौर पर उड़ी में नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस? देखिए बिल्कुल लगातार जो है यहाँ पे मुस्तैदी से फौज जो है बॉर्डर्स पे अपना काम कर रहे हैं, चाहे हम केरन के हवाले से बात करें या टंगडार, कुपवाड़ा, या इसके साथ साथ देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें, या जो जीरो लाइन पे जो इलाके हैं वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो मॉनिटर पूरी तरह से कर रहे हैं। और जिस वक्त इन्फिल्ट्रेशन बेड जिस वक्त इनपुट्स आते हैं, हालांकि उस वक्त जो है यहाँ पे इनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है, इन मिलिटेंट्स को, यानी कि इन दरअंदाज को। और देखा जाए ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह के हालात बनते हैं तब यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो भी अलर्ट रहती हैं। और इस वक्त भी बाकायदा तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे कमलकोट सेक्टर, हाजीपीर सेक्टर, या इसके साथ साथ रामपुर सेक्टर, जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, जहाँ पे इस वक्त जो है फौज जो है वो निगरानी कर रहे हैं, मुस्तैदी से जो है अपना काम जो है वो अंजाम दे रही हैं। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन बिड 14 और 15 दरमियानी रात को, यानी कि आज रात को ये हुई, हालांकि उसके आधार पे जो है इस वक्त ये जो इस ऑपरेशन को वसी किया गया। फिलहाल कबल वक्त ही पता चलेगा कब ये खत्म होगा। क्या इसके बाद पूरी तरह से जो है ब्रीफ दी जाएगी, कितने मिलिटेंट्स हलाक हुए हैं और क्या कुछ वहां पे रिकवरिया जो है वो सामने आ जाएगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। शुक्रिया। इरशाद हमारे साथ थे उड़ी के उस सेक्टर से जहां पर ये सारी वारदात हुई है। जब आपको अपडेट हम दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और सेना की तरफ से, व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से या नॉर्दर्न कमांड की तरफ से इस पर अधिक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।